हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले पीटी 365 जो कि हमारी इन्वायरमेंट की है। तो 2 लेसन आ चुकी है, ये 3rd लेसन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केयर प्रोजेक्ट के साथ और फिर देखते हैं जितनी टॉपिक हम लोग कवर कर पाते हैं। तो कोशिश करती हूँ कि मिटिगेशन जो मेजर्स है उसे कंप्लीट कर सकूँ, जिससे कि नेक्स्ट लेसन हमारी पॉल्यूशन पे स्टार्ट हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन हो जाए। तो आज आप लोग के पास 2 क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ये एनवायरमेंट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स में ऑलरेडी पूछा गया है। फर्स्ट है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ मिटिगेटिंग द इम्पेंडिंग ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि एंथ्रोपोजेनिक इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, तो इनमें से कौन से फॉलोइंग है जो कि पोटेंशियल साइट्स फॉर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, यानी कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो सकता है, इसमें से कौन सा काम किया जाए? तो एबंडेंट एंड अनइकोनॉमिक कोल सीम्स, सेकेंड है डिप्लीटेड ऑयल एंड गैस रिजर्वॉयर, थर्ड है कि सबटेरेनियन डीप सेलिन फॉर्मेशन। तो यहाँ पे तीनों में से आपको बताना है कि क्या ऐसा किया जाएगा जिससे कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इंडिया में अगर कोई स्पीसीज़ टोर्टॉइस का है, उसको डिक्लेयर किया जाए कि शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत उसको डिक्लेयर किया जाए कि उसके तहत उसको प्रोटेक्ट करना है, तो इसका क्या मतलब होता है? शेड्यूल 1 के तहत अगर रखा जाए टोर्टॉइस के किसी स्पीसीज़ को, इसका क्या मतलब है? फर्स्ट है कि ये सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन इसको मिलेगा जैसे टाइगर को मिलता है, या फिर यहाँ पे कोई भी नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, a few individuals are under captive protections, now it is impossible to prevent its extinction। थर्ड है कि ये एंडेमिक होगा कोई पर्टिकुलर रीजन ऑफ इंडिया, या फिर डी है कि बी और सी बोथ आर करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट। तो ये दोनों आपको क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो विज़न है इसकी टेस्ट सीरीज़ आपकी स्टार्ट हो चुकी है और कल आपका 10th टेस्ट है जो कि पॉलिटी पे होगा, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो 10 कंप्लीट हो चुके हैं, रेस्ट ऑफ द 14 आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। सी सैट के 4 टेस्ट है और 10 टेस्ट आपका यहाँ पे जीएस के ही होंगे। अब इसमें आपका 5 टेस्ट और है, 4 या 5 आपका सेक्शनल होगा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा रूटीन, और साथ ही साथ फुल टेस्ट आपका जो है 5 मिनिमम 5 जो है वो फुल टेस्ट होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप लोग देख लीजिए और भी। और अगर आप लोग को ये इनिशिएटिव में ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी है, वहाँ से आप लोग मेल कर सकते हो, फिर आपको प्रोसीजर बताया जाएगा और सारी जो भी आपकी डाउट क्वेरीज भी है तो आप लोग वहीं मेल आईडी में मेल करके पूछ सकते हो। अब चलिए अब हम लोग आज की लेसन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं केयर प्रोजेक्ट के बारे में। अब केयर की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ये है क्लाइमेट एडेप्टेशन एंड रेजिलियंस फॉर साउथ एशिया। तो साउथ एशिया के लिए यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वर्ल्ड बैंक यहाँ पे इंक्लूड है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहाँ पे 39.5 मिलियन डॉलर तक अप्रूव किया गया, जिससे कि जो क्लाइमेट एक्शन साउथ एशिया में उसको बेटर तरीके से हम लोग लेकर चलें। तो जहाँ पे भी जिस स्कीम में वर्ल्ड बैंक इंक्लूड हो जाता है तो वो स्कीम ऑटोमेटिकली यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक बन जाता है। तो देख लेते हैं एक्चुअली इस प्रोजेक्ट में क्या है कि एक रेजिलियंस बिल्ड करना है क्लाइमेट थ्रेट और डिजास्टर से। इट मीन्स कि जो भी क्लाइमेट चेंज हो रही है और उससे जिस तरीके का प्रॉब्लम अराइज हो रहा है वो प्रॉब्लम अराइज ना हो, इस तरीके की सिचुएशन और डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है। जैसे आपका जब भी फ्लड आता है तो या फिर साइक्लोन आता है तो आप देखते हो कि इलेक्ट्रिसिटी लाइनें टूट जाती है, बहुत सारे रोड्स जो है वो फ्रैक्चर हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करनी है कि कोई भी डिजास्टर आए वो टूटे फूटे ना। ठीक है, तो उसी तरीके का है कि कोई भी क्लाइमेट आए तो उससे किसी भी तरीके की परेशानी हो रही है तो उसको कैसे हम लोग ठीक कर सकें। तो ये ऐसा काम किया जाएगा बाय शेयरिंग रीजनल डेटा और नॉलेज। इससे क्या होगा कि जो रीजनल स्टैंडर्ड और जो गाइडलाइन है वो बेटर तरीके से डेवलप हो पाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। साथ ही क्लाइमेट रेजिलिएंट जो पॉलिसी और इन्वेस्टमेंट है वो बेटर तरीके से किया जाएगा। तो क्लाइमेट रेजिलिएंट मतलब कि क्लाइमेट विरोधी, कोई भी तरीके का अगर आपका क्लाइमेट चेंज होता है, जैसे फ्लड आती है तो सड़कों में क्रैक हो जाती है, सूखा आता है तो ज़मीन में दरारें आ जाती है, और बहुत सारा जो पब्लिक प्राइवेट और ये सब प्रॉपर्टी जो लॉस होती है वो लॉस ना हो। बेसिकली आप देखो कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही लॉस होती है जिससे सरकार को अल्टीमेटली जो है भुगतान करना पड़ता है। तो इसलिए क्लाइमेट से आने वाले जो भी क्लाइमेट चेंज से होने वाले जो भी प्रभाव है उसको कम करना है। इस प्रोजेक्ट से क्या होगा कि एक पब्लिक प्लेटफॉर्म यहाँ पे डेवलप किया जाएगा जिसमें कि क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी प्लानिंग और जितना इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है वो सारी इन्फॉर्मेशन होगी। साथ ही फंड टेक्नोलॉजी होगा जिसमें कि साउथ एशिया में ये रेजिलियंस सपोर्ट किया जाएगा। इसमें पब्लिक डोमेन प्लेटफॉर्म में फंड होगा जिसको कि रीजनल रेजिलियंस डेटा एंड एनालिटिक्स सर्विस कहा जा रहा है। इसमें इन्फॉर्मेशन होगा कि क्या वेदर हैज़ार्ड है, क्लाइमेट वेरिएबिलिटी क्या है, स्पेसिफिक जो सेक्टर स्पेसिफिक डेटा है, ये सारी चीज़ें आपको इस प्लेटफॉर्म में देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पे क्लाइमेट इम्पैक्ट को भी एसेस किया जाएगा, वो भी किस किस कंट्री में। तो साउथ एशिया में कौन कौन से कंट्री आते हैं, तो यहाँ पे बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, जिससे कि उनके एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, वाटर और ट्रांसपोर्ट वाले सेक्टर्स में उनको मदद की जाएगी। साथ ही साउथ एशिया में और भी कंट्रीज़ आती है। एक बार आप मैप में देख लो, ये है अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल,
भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव्स। ये इतने कंट्री है जो कि साउथ एशिया में आते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से आपकी कंट्री स्टार्ट होगी जो कि साउथ ईस्ट में चला जाएगा। ये है थाईलैंड, लाओस, उसके बाद आपका कंबोडिया, फिर यहाँ पे मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनाई, ये सब साउथ ईस्ट की कंट्री हो जाएगी। ठीक है, तो ये साउथ एशिया की कंट्री है जिसमें कि अभी आपका केयर प्रोजेक्ट लाया गया है। साथ ही यहाँ पे अगर देखें तो 36 मिलियन ग्रांट भी रखा गया है, वो भी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के द्वारा, और 3.5 मिलियन जो है ये प्रोग्राम फॉर एसोसिएशन रेजिलियंस टू क्लाइमेट चेंज के द्वारा यहाँ पे रखा गया है। केयर की बात करें तो 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे, एक तो आप रिम्स सुने होंगे जो कि रीजनल इंटीग्रेटेड मल्टी हैज़ार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर अफ्रीका एंड एशिया, यानी कि ये जो आपका काम करती है बॉडी, ये अफ्रीका और एशिया वाले रीजन में कोई भी तरीके का अगर क्लाइमेट से रिलेटेड हैज़ार्ड अगर आने वाला रहता है, विपत्ति आती है, तो अर्ली वार्निंग सिस्टम प्रोवाइड करने का ये काम करते हैं। साथ ही एशियन डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर है ये ADPC, जो कि एशिया वाले रीजन में, जो अभी साउथ एशिया आप देखें, और उसमें पूरी तरीके से जो डिज़ास्टर आता है उसको प्रिपेयर किया जाता है। और ये एक सेंटर है जो कि कैसे डिज़ास्टर अगर आ रहा है तो उससे क्या क्या प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए वो यहाँ पे आपका डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो ये केयर के बारे में हुआ इतनी बातें। अब देखते हैं कि दूसरी ग्लोबल इनिशिएटिव और ट्रीटीज़ क्या क्या है जो कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला है 2021 में ये क्लाइमेट एडेप्टेशन समिट हुआ है जिसको कैस कहा जा रहा है। तो ये जो आपका क्लाइमेट एडेप्टेशन समिट है 2011 का, मेनली ये नीदरलैंड के द्वारा होस्ट किया गया है और ये ऑनलाइन होस्ट हो रहा है क्योंकि अभी आप देखो सारी मीटिंग जो है वर्चुअली ही हो रही है और यहाँ पे ग्लोबल लीडर्स और स्टेक होल्डर यहाँ पे पार्टिसिपेट किए। एक्चुअली ये जो आपका इनिशिएटिव है इसमें मेनली क्या हुआ है कि जो भी क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट्स है उसको जो है वर्ल्ड एफर्ट्स यहाँ पे लगाया जा रहा है कि कैसे इसको हम लोग अडेप्ट करें। इसके लिए एक्सेलरेट करना है, इनोवेट करना है और वर्ल्ड की एफर्ट्स को और ज़्यादा बढ़ाना है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। सेकंड यहाँ पे हुआ है क्लाइमेट एक्शन समिट 2020। ये जो समिट है ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा UK और फ्रांस है जो कि यहाँ पे चिले, इटली के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप करके ये समिट को को-होस्ट किए। ये 5th एनिवर्सरी है यहाँ पे जब से पेरिस एग्रीमेंट अडॉप्ट किया गया है। पेरिस एग्रीमेंट हम लोग 2015 में अडॉप्ट किए, तब से ये 5th यहाँ पे आपका एनिवर्सरी देखने को मिलेगा। इस समिट में क्या है कि कंट्रीज़ जो है ना अपने न्यू कमिटमेंट सेट कर रहे हैं, वो भी 3 पिलर्स। पेरिस एग्रीमेंट में मेनली क्या कहा गया था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस ये आपका जो है टारगेट होना चाहिए कि इससे ग्लोबल टेम्परेचर आगे ना बढ़े। तो यहाँ पे 3 पिलर रखा गया है और न्यू कमिटमेंट यहाँ पे सेट किया गया है। सबसे पहला है कि न्यू यहाँ पे नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जैसे आप इंडिया का भी देखते हो कि इसमें बहुत सारे टारगेट रखे गए कि 30 to 35% रिडक्शन करना है कार्बन इमिशन में और नेट ज़ीरो यहाँ पे 2050 तक हमें लेकर आना है, यानी कि कार्बन न्यूट्रल बनना है। तो इस तरीके का कुछ यहाँ पे आपका कमिटमेंट रखा जाता है। सेकंड है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी लेकर आना है जिसमें कि नेट ज़ीरो इमिशन हो। साथ ही क्लाइमेट फाइनेंस कमिटमेंट भी है कि इससे जो मोस्ट वल्नरेबल, जो और भी ज़्यादा परेशान होने वाली कंट्रीज़ है जिससे क्लाइमेट चेंज से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, वो सारे कंट्रीज़ को यहाँ पे मदद भी किया जाएगा। और एम्बिशियस एडेप्टेशन प्लान होंगे और अच्छा खासा एक पॉलिसी होगा। तो सब कंट्रीज़ अपने यहाँ पे इस पेरिस एग्रीमेंट के तर्ज पे अपना प्लान और प्रोग्राम बनाएंगे जो कि क्लाइमेट एक्शन सबमिट हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल 2005। तो क्योटो प्रोटोकॉल अडेप्टेड जो है इसको अडॉप्ट किया गया है और ये पहला लीगली बाइंडिंग है क्लाइमेट ट्रीटी। तो ये भी याद रखना है, इससे भी आप पूछा जा सकता है कि लीगली बाइंडिंग फर्स्ट ट्रीटी कौन सी है क्लाइमेट को लेकर, तो ये है क्योटो प्रोटोकॉल। तो लीगली बाइंडिंग कहने का मतलब है कि इसमें सारे मेंबर कंट्रीज़ जो है वो यहाँ पे जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करेंगे ही। यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज़ को ज़रूरत है कि वो इमिशन को कम करे बाय ऑन एन एवरेज 5%, जो कि 1990 के लेवल से कम करना है। सेकंड कमिटमेंट पीरियड जो क्योटो प्रोटोकॉल का था वो 2020 में एंड हो गया, तो इसलिए भी ये न्यूज़ में है, तो इतना याद रखना है। अब देखते हैं कि मिटिगेशन मेजर्स क्या क्या लिया जा रहा है, यानी कि कैसे हम लोग जो है या ऑल ओवर द वर्ल्ड में किस तरीके से जो कार्बन इमिशन हो रहा है उसको कैसे टैकल किया जा रहा है। तो अब एक से एक टेक्नोलॉजी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे कार्बन इमिशन को कम करना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि CCUS, इट स्टैंड्स फॉर कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। सबसे पहले कार्बन को कैप्चर करना है, पकड़ना है और फिर उसको यूटिलाइज़ करना है और फिर उसको रखना भी है। इस तरीके की टेक्नोलॉजी अब यहाँ पे चल रही है। तो एक्सेलरेटिंग CCUS टेक्नोलॉजी है जो कि कोलैब किया जाएगा कुछ और यहाँ पे इसी तरीके की यहाँ पे इस तरीके की टेक्नोलॉजी जो भी कंट्रीज़ यूज़ करती है। तो पहले हम लोग इस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं कि ये कैसे काम करेगा। एक्चुअली ये एक तरीके का इनिशिएटिव है जिसमें कि जो कार्बन डाइऑक्साइड इमर्ज हो रहा है, निकल रहा है, उसको रोकना है, कैप्चर करना है, स्टोर करना है और वो भी ट्रांसेशनल फंडिंग और प्रोजेक्ट में।
ये आपका जो है फंडिंग भी किया जाएगा इस प्रोजेक्ट में। और इसका एम यही है कि इस टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेलरेट करना है, कुछ नया इनोवेशन करके, कुछ यहाँ पे रिसर्च एक्टिविटीज़ करके। एटलीस्ट अभी आप देखो कि 16 कंट्रीज़ है, रीजन है, प्रोविंसेस है, जिसमें इंडिया भी है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जहाँ पे इंडिया इंक्लूड हो जाएगा किसी भी टेक्नोलॉजी में, वो टेक्नोलॉजी आपको अच्छे तरीके से समझनी है। CCUS की बात करें, ये वन ऑफ द आइडेंटिफाइड इनोवेशन चैलेंज है। कहाँ? तो मिशन इनोवेशन प्रोग्राम, जो कि एक ग्लोबल इनिशिएटिव है। इसमें आपके 24 कंट्रीज़ है, यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन में 27 हो गए। तो यहाँ पे क्या है कि ग्लोबल क्लीन एनर्जी इनोवेशंस को यहाँ पे एक्सेलरेट किया जाता है। तो ये मिशन इनोवेशन प्रोग्राम भी याद रखना है, ये भी आपका इसी चीज़ से रिलेटेड है। तो इसी के तहत जो है ये सबसे बड़ा एक इनोवेशनल चैलेंज कहा जा रहा है कि इस तरीके की टेक्नोलॉजी को लाकर हम लोग क्लाइमेट चेंज को एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे टैकल कर पाएंगे। अब देखते हैं कि कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज है क्या। एक्चुअली यहाँ पे ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजीज़ देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ पे सिर्फ काम किया जा रहा है कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट को कम करना है जो भी एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो रहा है। और रिलीज़ जो हो रहा है वो कोल पावर से, गैस पावर स्टेशन से हो रहा है, साथ ही हेवी इंडस्ट्री से भी हो रही है, जैसे सीमेंट और स्टील प्रोडक्शन है। तो ये सबसे जो एटमॉस्फेयर में आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रहा है उसको यहाँ पर कम करना है। एक बार अगर कैप्चर हो गया ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड है या तो उसको फिर से रीयूज़ किया जाएगा बहुत सारे प्रोडक्ट में, जैसे कि सीमेंट में या फिर प्लास्टिक यूटिलाइज़ करने में, या फिर उसको स्टोर कर लिया जाएगा किसी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन डीप अंडरग्राउंड, यानी कि एक स्टोरेज बनाया जाएगा जहाँ पे एक बार कैप्चर हो जाएगा कार्बन, तो या तो उसको रीयूज़ में लगा दिया जाएगा या तो उसको स्टोरेज में लगा दिया जाएगा। अब कैप्चर में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे प्री कंबशन कैप्चर है, यानी कि जलाने से पहले ही कैप्चर कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका गैसिफिकेशन है, गैसिफिकेशन के साथ होगा, जैसे कि यहाँ पे बायोमास को या फिर फॉसिल फ्यूल जो होते हैं ना, उसको कन्वर्ट किया जाता है, वो भी यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो गैसिफिकेशन के थ्रू कैप्चर कर लेना, या फिर रीफॉर्मिंग क्या हो गया, तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो हाइड्रोकार्बन का है उसको फिर से रीअरेंज किया जाता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करके उनको फिर से रीअरेंज किया जाता है। तो इस दो तरीके का यहाँ पे प्रोसेस है जो कि प्री कंबशन कैप्चर है। आप कंबशन करने के बाद भी कैप्चर कर सकते हैं, जलाने के बाद। जैसे आप देखो कार्बन डाइऑक्साइड को वेस्ट गैस स्टीम से अलग करना, और कुछ मेथड है जैसे कि एब्जॉर्प्शन इन सॉल्वेंट, हाई प्रेशर मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, या फिर एड्सॉर्प्शन बाय सॉलिड सॉल्वेंट। तो ये कुछ यहाँ पे आपका टेक्निक है जिसके थ्रू क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे अलग करना। ऑक्सी फ्यूल कंबशन है, यानी कि फ्यूल जो कि प्योर ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है, और यहाँ पे फ्लू गैस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत हाई होती है ना, तो वो प्रोड्यूस होती है। तो ये तीन तरीके से यहाँ पे कैप्चर किया जाएगा। तो तीनों याद रखना है, जलाने से पहले, जलाने के बाद, या फिर ऑक्सी फ्लू यहाँ पे कंबशन। अब जब यहाँ पे कैप्चर हो गया तो क्या करना है, एक साइड या तो स्टोर करके रख लो या तो इसको यूटिलाइज़ कर लो। तो स्टोर कैसे करना है, तो फार्मर की गैस और ऑयल फील्ड में स्टोर कर सकते हैं, कोल बेड फॉर्मेशन में हम लोग स्टोर कर सकते हैं, डीप यहाँ पे जो सैलिन फॉर्मेशन है और ओशन बेड है यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं। यूटिलाइज़ कैसे करेंगे, तो फूड और ड्रिंक इंडस्ट्री में, दवा बनाने वाली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, कंक्रीट जो बिल्डिंग मटेरियल है इसमें, या फिर ऑयल और जो कोल बेड मीथेन रिकवरी है इसमें, या फिर कुछ केमिकल्स, प्लास्टिक फ्यूल्स को प्रोडक्शन करने में, जैसे मिथेनॉल, यूरिया, पॉलीमर्स, इसमें भी सिन गैस हो गया, इसमें भी ये कार्बन की ज़रूरत होती है, या फिर बायोफ्यूल प्रोडक्शन में, इसमें भी कार्बन की ज़रूरत होती है। तो फिर से हम लोग रीयूज़ करेंगे एक अच्छा खासा प्रोडक्शंस को बढ़ाने के लिए। ये पहली मेथड हो गई। अब दूसरी मेथड है डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में जैसे आप लोग प्राइवेट व्हीकल या फिर पब्लिक व्हीकल यूज़ करते हो, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो आपका इमिशन होता है उसको डीकार्बनाइज करना है। अब ये जो प्रोग्राम लाया गया है, ये नीति आयोग जो है यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के साथ कोलैब करके ये लाई है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो वर्ल्ड बैंक, दूसरा हमारा इंडिया का नीति आयोग, जहाँ पे भी ये प्रोग्राम लाया जाता है वो हमारे UPSC के लिए फेवरेट हो जाता है। अब देखते हैं कि और क्या है इस प्रोजेक्ट में। तो ये प्रोजेक्ट में आप देखो कि मेनली यहाँ पे डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव है, जो कि डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमीज़ जो है ना, उसका एक पार्ट है। यानी कि ये इंटरनेशनल आपका प्रोग्राम है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे कंट्री में हमारे द्वारा जो है हमारे तरीके से एक प्रोग्राम लाया गया है। पर्पस क्या है, पर्पस यही है कि लो कार्बन जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको यहाँ पे प्रोवाइड करना है, और एक टेलर मेड यानी कि ट्रांसपोर्ट इमिशन असेसमेंट फ्रेमवर्क भी करना है कि हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन से कितना ज़्यादा इमिशन हो रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे गवर्नमेंट को भी फैसिलिटेट करना है कि वो बेटर तरीके से समझे कि आज और आने वाले फ्यूचर ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज़ हो, जिससे कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन हो रहा है। तो ये तीन मेन एम है। ट्रांसपोर्ट जो इमिट करता है वो एनर्जी रिलेटेड जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो 23% यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन से इमिट होता है। और साथ ही साथ आप देखो बिना इमीडिएट एक्शन के ये आपका 2050 तक आपका 60% बढ़ सकता है, 2030 तक यहाँ पे
40% तक बढ़ सकता है। तो इसको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बहुत स्पीड तरीके से ये बढ़ते जा रहा है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ बातें देख लेते हैं डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव और डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमीज़ के बारे में। DTI को 2016 में लॉन्च किया गया था और इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के द्वारा इसको फंडिंग दी जा रही है। कुछ और भी यहाँ पे फंडिंग मेंबर है जैसे वर्ल्ड बैंक भी है, यूरोपियन कमीशन भी है, जो कि पैसे देते हैं ताकि हम लोग अपने कंट्री में इसको बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सके। ये जो इनिशिएटिव है ना, इसमें कार्बन न्यूट्रल मोबिलिटी होती है कि ऐसा मोबिलिटी होना चाहिए यानी कि आप ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करो बट वो कार्बन न्यूट्रल हो, और इससे क्या होगा कि जो क्लाइमेट चेंज है उसको स्टॉप करने में हम लोग हेल्प कर पाएंगे। ये जो DTEE प्रोजेक्ट है, इसके तहत क्या है ना कि जो नेशनल गवर्नमेंट है और जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं उनको काफ़ी हेल्प हो पाएगा कि वो ट्रांसपोर्ट मेजर्स को आइडेंटिफाई कर पाए, एक अच्छा खासा रास्ता वो अपनाए जिससे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन है वो कम हो और जो क्लाइमेट गोल है उसको अचीव कर सके। इंडिया हो गया, अर्जेंटीना हो गया, अज़रबैजान, मोरक्को ये करंट पार्टिसिपेंट है। तो ये भी याद रखना है कि हमारे साथ साथ अर्जेंटीना, अज़रबैजान और मोरक्को जो है इसका पार्टिसिपेंट है। यहाँ पे ITF के बारे में अगर हम लोग समझें तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी OECD सिस्टम के साथ। OECD क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, यानी कि कंट्रीज़ की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए ये एक तरीके का सिस्टम है जिसके साथ जो है यहाँ पे ये काम करता है। ये ओनली ग्लोबल बॉडी है जो कि मैंडेट है सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए, यानी कि जितने भी तरीके का ट्रांसपोर्टेशन होता है, चाहे वो रोडवेज़ हो, रेलवेज़ हो, एयरवेज़ हो, तो ये सबके लिए मैंडेट है। साथ ही यहाँ पर थिंक टैंक भी है जो कि पॉलिसीज़ इश्यूज़ लेकर आते हैं और इंडिया इसका मेंबर बना है 2008 में। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर है, क्या पता ऑर्गेनाइजेशन से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट के बारे में अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और लेस पॉल्यूटिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, जिसमें कि आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो 3, 7 और 13 इंक्लूड है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है यानी कि यहाँ पे टोटल 17 गोल लाया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा कि किस तरीके से हम लोग आज के डेट में जैसे ज़िंदगी जी रहे हैं और नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आगे आने वाली जनरेशन को भी ये सारी चीज़ें सही तरीके से मिलना चाहिए। उसलिए हम लोग यहाँ पे टारगेट लेकर चले हैं कि ये 2015 में स्टार्ट हुआ था 2030 तक, यानी कि 10 साल और है, 9 साल और हैं हमारे पास कि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जो टोटल 17 गोल है उसको अचीव करें। एक बार आइए नज़र डाल लेते। ये देखिए टोटल यहाँ पे 17 है। फर्स्ट है कि नो पॉवर्टी, गरीबी नहीं है, गरीबी हटाना है। हंगर, भूखमरी कम एकदम ज़ीरो करना है। गुड हेल्थ और वेलबींग यहाँ पर प्रोवाइड करना है। इक्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए। 5th है कि जेंडर इक्वालिटी हो। 6 है कि क्लीन वाटर और सैनिटेशन हो। 7 है कि अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी हो। 8 है कि एक अच्छा खासा डिसेंट वर्क हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो। 9 है इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। 10 है कि इनइक्वालिटी को कम करना। 11 है कि सस्टेनेबल सिटीज़ हो। 12 है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन हो। 13 है क्लाइमेट एक्शन। 14 है लाइफ बिलो वाटर। 15 है लाइफ ऑन अर्थ। 16 है पीस जस्टिस और 17 है पार्टनरशिप फॉर द गोल। तो ये 17 है, इसको ध्यान रखना। अब हम लोग देखेंगे कि डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट जो यहाँ पे स्कीम लाया गया उसमें कौन कौन से यहाँ पे गोल्स जो है वो अटैच हो रहे हैं। तो सबसे पहले बात करें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से अगर हम लोग देखें ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 है, 7 है, 13 है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मास रैपिड ट्रांसपोर्टेशन देखें तो 1, 5, 10 है। रेजिलिएंट ट्रांसपोर्ट थ्रू डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या होता है कि एक तरीके का गलियारा बनाया गया है जिसमें कि सिर्फ मालगाड़ी ही जाएंगे, तो ये 1st, 2nd और 8 है। इंक्रीज एसेसिबिलिटी और पार्टिसिपेशन है, वो भी यहाँ पे आपका 4, 8, 5 है। अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट है जो कि 11 है। तो 11 में क्या है, ये सस्टेनेबल सिटी और यहाँ पे कम्युनिटीज़ है, तो वही चीज़ें यहाँ भी रखी गई है। अब कुछ रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। एक्चुअली ये जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है इसमें हमारा ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव भी रखा गया है एशिया के लिए, जिसमें इसका मेन एम है कि अच्छा खासा पॉलिसी लेकर आना है, जैसे कि डीकार्बनाइजिंग जो ट्रांसपोर्ट है उसको और बढ़ावा देना है। और इसमें वेरियस सेक्टर मिनिस्टर्स, सोशल जो सोसाइटी है और सिविल सोसाइटी है, प्राइवेट सेक्टर है, इन सबका इंक्लूड किया जाएगा। प्रोजेक्ट इंगेज कर रहा है चाइना, इंडिया, वियतनाम को, वो भी 2020 से लेकर 24 तक। ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट है 7 ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड है। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन है, और इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर कौन है, इंडिया है, जो कि प्रोजेक्ट किसके अंदर में है, तो नीति आयोग। तो ध्यान रखना है कि नीति आयोग की प्रोजेक्ट है जिसमें कि डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं कि क्या प्रैक्टिस लिया जा रहा है। तो ये है कार्बन प्राइसिंग। ये एक अलग तरीके का बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक रिसेंट स्टडी से ये बताया गया है कि 142 कंट्रीज़ में ये स्टडी किया गया, जिसमें ये पाया गया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो इमिशन है ना, वो 2% तक कंट्रीज़ में फेल हुआ है कार्बन प्राइस के कारण, यानी कि कम हुआ है कार्बन इमिशन जस्ट बिकॉज ऑफ कार्बन प्राइस। तो इसको हम लोग देखते हैं कि कार्बन प्राइसिंग है क्या। एक्चुअली कार्बन प्राइसिंग एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि जो एक्सटर्नल कॉस्ट है इमिशन का उसको कैप्चर किया जा रहा है और उसको टाई किया जा रहा है उनके सोर्सेज से, और प्राइस लगाया जा रहा है यूजुअली
इन द फॉर्म ऑफ प्राइस जितना कार्बन डाइऑक्साइड इमिट हो रहा है। तो कॉस्ट ऑफ इमिशन क्या हो गया, ये जो कॉस्ट ऑफ इमिशन है, कॉस्ट ऑफ इमिशन में हो गया कि इतना इमिशन कि जिससे कि क्रॉप डैमेज हो रहे, हेल्थ जो केयर है उसका कॉस्ट देखने को मिल रहा है हीट वेव से और ड्रॉट से। तो इसको समझने का कोशिश कीजिए। तो इसको हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली ये कार्बन प्राइसिंग है क्या। कार्बन प्राइसिंग जो लाया गया है इससे क्या है कि जो कार्बन इंटेंसिव गुड्स और सर्विसेज है ना, उसकी डिमांड को कम करना, और ये कम होगा तो हमारे यहाँ ग्रीन हाउस गैस की इमिशन ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। अब ये रोल क्या है कार्बन प्राइसिंग का, ये समझिए। हमारे यहाँ जो एनर्जी सिस्टम है सॉरी, जैसे कि हमारी एनर्जी जो इमिशन होती है, तो व्हीकल हो गया, बल्ब हो गया, तो ये सारी चीज़ है। इसमें एक स्टिक और कैरेट वाली जो है अप्रोच लेकर चल रहा है। यानी कि आप देखते हो ना कि यहाँ पे कैरेट भी खिलाते जाओ और पीछे से डंडे भी मारते जाओ कि चलने पे भी बेबस हो और साथ ही साथ उसका पेट भी भरे रहे। तो ये यहाँ पे आपका जो है अप्रोच लेकर चला गया है। सबसे पहले क्या है ना कि आप समझिए कि हम लोग फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। तो फॉसिल फ्यूल्स आराम से यूज़ करते हैं, उसको यूज़ करने में कोई भी झिझक नहीं होता। इट मीन्स कि ये हमारी बिहेवियर प्रॉब्लम है, तो बिहेवियर चेंज करने की ज़रूरत है अब यहाँ पे। तो अब हमें मजबूरन ऐसा कहा जा रहा है ना कि आप यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स को इस्तेमाल नहीं करो, फॉसिल फ्यूल्स को ना जलाओ, कोयला को इस्तेमाल ना करो। हमारे यहाँ कोयला की अल्टरनेटिव है लेकिन हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते। तो ये अब हो गया कि एक पानी जब सर से ऊपर चला जाता है तो कुछ ना कुछ जो है अल्टरनेटिव लेकर आना ही पड़ता है। तो अब क्या है ना कि अब टैक्स लगाने की बात आई है कि कार्बन अगर आप लोग फॉसिल फ्यूल या फिर कोयला इस्तेमाल करोगे तो उसके ऊपर आप टैक्स भरो और कुछ नहीं है। तो ये चीज़ें लाई गई है। इससे क्या होगा कि अगर जब हम लोग टैक्स देना स्टार्ट करेंगे तो हम लोग को लगेगा कि फालतू के पैसे दे रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग अपने बिहेवियर को चेंज कर ले और ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जिससे कि कार्बन इमिशन कम हो रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इससे यहाँ पे जब टैक्स लगाया जाएगा, यानी कि जितनी भी फॉसिल फ्यूल्स कोयला हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उससे जो हम टैक्स देंगे, तो ये टैक्स का इस्तेमाल कहाँ होगा, जो यहाँ पे पैसे कलेक्ट होंगे तो वो पैसे का इस्तेमाल होगा जहाँ पे इस तरीके की ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन प्रोग्राम चलाई जा रही है। तो प्रोग्राम चलाने के लिए भी, स्कीम को रन करने के लिए भी पैसे की ज़रूरत होती है। तो ये पैसे हम ही से लिए जाएंगे और फिर उसके बाद जो है इस प्रोग्राम में इन्वेस्ट किया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये काम होगा। तो कार्बन टैक्स लगाया जा रहा है, यानी कि जो भी आप यहाँ पे कार्बन इमिशन बेस्ड अगर आप लोग फॉसिल फ्यूल्स कोयला इस्तेमाल करते हो तो उसके ऊपर आप चुपचाप जो है टैक्स लगते दो। सेकेंड है कि इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम है। यहाँ पे क्या है ना कि एक टोटल लेवल ग्रीन हाउस गैस का सेट कर दिया जाएगा। अब इस टोटल लेवल पे क्या होगा कि यहाँ पे इंडस्ट्री को अलाउ किया जाएगा कि आप अपने यहाँ जो है ना कम यहाँ पे लेवल पे इमिशन करें, और जितना कम कर रहे हैं उतना, अगर जितना कम कर रहे हैं उतना तो ठीक है, अगर उससे ज़्यादा यहाँ पे इमिशन हो रहा है तो उसको आप लोग सेल भी कर सकते हो उस कंट्री को जो कि लार्जर इमीटर है। तो अब क्या हो गया कि यहाँ पे ट्रेडिंग भी शुरू हो गया है कार्बन के ऊपर। थर्ड टाइप क्या है कि इंटरनल कार्बन प्राइसिंग है, यानी कि मेनली ये कहाँ यूज़ होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज़ करती है अपने यहाँ जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ना उसमें बेटर तरीके से गाइड करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज़ करती है। तो वो लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या है, रिस्क कैसे निकल कर आ रहा है, आगे आने वाले दिनों में हम लोग के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। तो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए इंटरनली यहाँ पे कार्बन प्राइसिंग जो है यूज़ होता है। रिसेंटली आप देखो कि इंडियन कंपनीज़ है जिनके द्वारा वॉलंटरी स्टार्ट किया गया है कि वो अपने कंपनीज़ में इंटरनल कार्बन प्राइसिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये 3 तरीके का है, इसको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो कार्बन प्राइसिंग लगाया जा रहा है इससे क्या होगा, इससे यहाँ पे आपका जो बर्डन है वो शिफ्ट हो जाएगा। जो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है उसके ऊपर शिफ्ट होगा, जो कि कार्बन इमिट कर रहे हैं तो उनके वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हो गया, वो रिस्पॉन्सिबल है तो उनके ऊपर शिफ्ट होगा। क्लीन टेक्नोलॉजी और मार्केट इनोवेशन होगा। साथ ही जो पेरिस क्लाइमेट डील हुई थी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ग्लोबल टेम्परेचर नहीं बढ़ाना है, ग्लोबल वार्मिंग नहीं करना है, तो कहीं ना कहीं उनकी जो टारगेट है वो हम लोग यहाँ पे मीट कर पाएंगे। इसी के साथ आप देखो कि कुछ इनिशिएटिव भी यहाँ पे यूनाइटेड नेशन FCCC के द्वारा भी लाया गया है, जैसे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, वो भी कुछ अपने तरफ से इनिशिएटिव लेकर आए। जैसे इंटरनेशनल यहाँ पे इमिशन ट्रेडिंग है और जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है, तो ये सब इनके द्वारा लाया गया। अब एक और कॉन्सेप्ट है, इसको भी समझिए। जैसे कार्बन टैक्स आप समझ गए, वैसे ग्रीन टैक्स भी लगाया जा रहा है। तो प्लीज़ डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन दिस 2 टाइप ऑफ टैक्सेस। कार्बन टैक्स आपका कार्बन के ऊपर यूज़ करने के लिए है, जैसे कि ऐसे सब्सटेंस, ऐसे चीज़ें जिससे कार्बन इमिट हो रही है तो उसके ऊपर कार्बन टैक्स लगेगा। और ग्रीन टैक्स है, मतलब कि जो पुराने व्हीकल हो चुके हैं उसके ऊपर ग्रीन टैक्स लगेगा। और ये जो लगाया जा रहा है ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा ये लगाया जा रहा है। ग्रीन टैक्स को आप समटाइम्स देखोगे कुछ कंट्री में पॉल्यूशन टैक्स भी कहा जाता है और कुछ
कंट्री में इसको इन्वायरमेंटल टैक्स भी कहा जाता है। मेनली ये लगाया जाता है उन सारे सामान में जिसके कारण इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है। तो जो पुराने व्हीकल्स हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा कार्बन, सल्फ़र ये सब इमिट होता है। जैसे आप देखो कि भारत स्टेज की हमारे यहाँ 4 फेज़ की गाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो क्या की कि इसको चेंज करके अब कहा गया कि अब नया लॉन्च किया जाएगा भारत स्टेज 6 फेज़ की, और इसमें जो बीच में 5 फेज़ था इसको स्किप कर दिया गया। तो इससे ये सारा जो चेंजेस लाया गया, ये क्यों लाया गया? क्योंकि यहाँ पे जब न्यू मॉडल की कार आएगी, BS भारत स्टेज 6 फेज़ की जो कार आएगी, उसमें कार्बन इमिशन और सल्फ़र इमिशन कम होगा, तो उससे हमारा पॉल्यूशन कम होगा। तो इसलिए सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि जो भी यहाँ पे पर्सनल व्हीकल है जो 15 साल से पुराने हैं उसको हटा दो मार्केट से। साथ ही जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है जो कि 8 साल से पुराने हैं उसको हटा दो। अगर नहीं हटा रहे हैं वो सब, अगर अपना यूज़ कर रहे हैं तो उनके ऊपर ग्रीन टैक्स लगाना है। साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल के ऊपर भी लोअर ग्रीन टैक्स लगाना है। और साथ ही साथ यहाँ पे एग्जेम्पशन भी रखा गया है उन सारे व्हीकल्स का जो कि हाइब्रिड है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, CNG व्हीकल है, इथेनॉल LPG व्हीकल है। तो CNG व्हीकल को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है कि आप CNG का इस्तेमाल करें या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करें, तो इन सब के ऊपर जो है आपका ग्रीन टैक्स नहीं लगेगा। साथ ही जो रेवेन्यू यहाँ पे ग्रीन टैक्स से कलेक्ट होगा उसको एक अलग अकाउंट में रखा जाएगा, और पॉल्यूशन से टैकल करने के लिए जो भी स्कीम प्रोग्राम चलाया जा रहा है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो आप फंडा समझ गए हैं कि लास्टली सरकार को बहुत यहाँ पे काम करना पड़ता है जिससे कि वो यहाँ पे पॉल्यूशन को कम कर सके। साथ ही साथ इस तरीके का जो इमिशन हो रहा है और इंटरनेशनल टारगेट है पेरिस एग्रीमेंट को मीट करना है, तो वो सारे टारगेट को मीट करने के लिए सरकार यहाँ पे बाधित है कि वो यहाँ पे इस तरीके का स्कीम लाती है। तो उनको खर्च करना होता है, अब खर्च करने के लिए पैसे कहाँ से उनके पास आएंगे, तो इसीलिए टैक्स लगा देते हैं, वो हम ही से वसूल कर लेते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो कार्बन टैक्स और ग्रीन टैक्स में आप लोग कन्फ्यूज़ मत होइएगा। अब एक और न्यू तरीके की टेक्निक है, ये भी काफ़ी अच्छा है, शानदार है, इसको कार्बन ट्रेडिंग कहते हैं। अब वर्ल्ड में पहली बार इंदौर बेस्ड जो इंकिंग इंटरनेशनल है इंडिया में, वो वर्ल्ड का पहला कंपनी बन गया है ना जो कि अपने कार्बन मार्केट में इसको ऑपरेट किया है और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो है वो यहाँ पे लॉन्च किए। तो जब भी कोई कंपनी पहली बार अपनी शेयर लॉन्च करते हैं तो उसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। अब ये कंपनी इन्वॉल्व है किसमें? तो कार्बन ऑफसेट के ट्रेडिंग में, और ये मार्केट ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है जो कि एंटिटीज़ को इशू किया जाता है और जिनका उनको इशू किया जाता है जिनका प्रोजेक्ट यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए वो लोग काम कर रहे हैं। कार्बन ट्रेडिंग आप समझिए क्या है। मान लीजिए कि ये एक आपका एलोकेट किया गया कि ग्रीन हाउस इमिशन जो है इंडस्ट्री बस यहीं तक आपका जो है इमिट करेगी। अब एक ए इंडस्ट्री है, एक बी इंडस्ट्री है, ठीक है। ए इंडस्ट्री क्या की कि ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस इमिट कर दी, ठीक है, ये लाल कलर का हो गया। बी क्या की कि ज़रूरत से ज़्यादा कम कर दी, रिडक्शन की अपने ग्रीन हाउस इमिशन में। तो ये जो ज़्यादा यहाँ पे इमिट किए हैं ना, अब कार्बन मार्केट क्या बोलेगा कि लाइए ये परचेज़ करिएगा, यहाँ पर टैक्स लगाएगा, लाइए आप टैक्स लाइए, ठीक है। और साथ ही साथ जो है यहाँ पे बी जो यहाँ पे आपका कम ग्रीन हाउस गैस इमिशन किया है, तो ये क्या करेंगे ना कि अपने यहाँ पे इसको बेच देंगे, यानी कि जो कार्बन यहाँ पे कम इमिट हुआ है उसको यहाँ पे बेच देंगे, तो इनको यहाँ पे इससे फ़ायदा होगा और यहाँ से इनको घाटा होगा। तो ए जो इंडस्ट्री है वो यहाँ पे फोर्सली उसको क्या किया जाएगा ना कि यहाँ पे टैक्स दिया जाएगा, तो अगली बार से वो बाधित होगा कि नहीं, जो यहाँ पे टारगेट लगाया गया है यानी कि कैप लगाया गया है उससे ज़्यादा ग्रीन हाउस इमिशन नहीं करना है, क्योंकि घाटा तो उस इंडस्ट्री को ही हो रहा है ना, टैक्स देना पड़ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है ना कि अब मजबूरन में यहाँ पे फोर्स किया जा रहा है इंडस्ट्रीज़ को, कंट्रीज़ को कि आप अपने यहाँ की इमिशन कट कीजिए। तो इस तरीके का एक कार्बन ट्रेडिंग ये चल रहा है, कार्बन के ऊपर व्यापार चल रहा है। तो क्या ये जो टेक्नोलॉजी है ये पहली बार इस्तेमाल हुआ है? तो नहीं, ये हमारे यहाँ जब क्योटो प्रोटोकॉल आया था जिसमें कहा गया था कि ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन को कम करना है 1997 में, तब से ये कार्बन ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ है। अब इसके अंदर क्या है कि एक सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन होता है, एक सर्टिफिकेट भी मिलता है जो कि कुछ एंटिटीज़ को इशू किया जाता है और उनको इशू किया जाता है जिनका प्रोजेक्ट है और जो काम कर रहे हैं एमिशन को रिड्यूस करने में। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि विंड हो गया, सोलर हो गया, एनर्जी एफिशिएंसी है। साथ ही साथ यहाँ पे नेशन को अलाउ भी किया गया है कि वो सारे कंट्रीज़ जो कि अपने यहाँ अगर इसके टारगेट को मीट करने में अनेबल है तो वो कार्बन क्रेडिट भी परचेज़ कर सकते हैं। पेरिस एग्रीमेंट के द्वारा भी यहाँ पे वॉलंटरी ट्रेडिंग अलाउ किया गया है कि कंट्रीज़ अपने यहाँ जो है नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस के गोल को अचीव करने के लिए वो यहाँ पे वॉलंटरी ट्रेडिंग कर सकते हैं। इट मीन्स कि अगर उनको लगता है करना चाहिए, ज़रूरत है, तो ही वो कर सकते हैं। अब इसमें जो सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो हमारे इंडिया में भी ये सर्टिफिकेट दिया जाता है उन सारे इंडस्ट्रीज़ को, सेक्टर्स को जो कि अपने यहाँ एमिशन को कम किए। तो रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट है या फिर परफॉर्म एक्टिव ट्रेड है जो कि एनर्जी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, इसके तहत यहाँ पे सर्टिफिकेट दिया जाता है। साथ ही हमारे यहाँ एक मार्केट रेगुलेटर भी है जो कि एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट को ट्रेड भी करते हैं, जैसे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है। तो ये सारी बातें याद रखनी है। अब लास्ट एक और टेक्नोलॉजी है जो कि काफ़ी बेहतरीन है, ये है ग्रीन एजी प्रोजेक्ट लाया गया है हमारे कंट्री में, ग्रीन एग्रीकल्चर है, ठीक है। तो
तो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है ग्रीन एग्रीकल्चर, जिसमें कि हमारे इंडियन एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म किया जाएगा और हमारे जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व की जाएगी, फॉरेन लैंडस्केप को कंजर्व की जाएगी और साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर से इमिशन हो रहा है उसको भी रिड्यूस किया जाएगा। जैसे कि हम लोग सेकेंड लेसन में देखे थे कि एग्रीकल्चर से हमारा मीथेन बहुत ज़्यादा इमिट होता है, नाइट्रस ऑक्साइड बहुत ज़्यादा इमिट होता है, तो इसको इमिशन को कम करना ज़रूरी है। अब इसका एम देखते हैं। इसका एम यही है कि एटलीस्ट 1 लाख हेक्टेयर ऑफ फार्म्स जो है सस्टेनेबल लैंड और वाटर मैनेजमेंट के अंडर है और 49 मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड है जिसको कि यहाँ पे सिक्वेस्ट्रेट करना है। इट मीन्स कि उसको कम करना है। ये प्रोजेक्ट हमारे पूरे ऑल ओवर द इंडिया में नहीं इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, ये सिर्फ 5 स्टेट में ही है। तो नॉर्थ ईस्ट का मिज़ोरम है, वेस्ट का गुजरात है, सेंट्रल इंडिया का मध्य प्रदेश है, ईस्ट का उड़ीसा है और यहाँ पे नॉर्थ का उत्तराखंड है। तो हर एक जगह से आपका एक एक राज्य को लिया गया। तो ये 5 स्टेट का नाम याद रखना है, क्या पता आपसे यही पूछ लिया जाए। साथ ही यहाँ पे फंडेड किया जाता है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। तो जैसे कि मैं बताई थी कि एक ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है जो कि फ़ंड प्रोवाइड करते हैं, पैसे से हेल्प करते हैं उन सारे कंट्रीज़ को, मेनली डेवलपिंग कंट्रीज़ को, जो अपने यहाँ अगर इमिशन को कम करने के लिए कोई प्रोग्राम चला रहे हैं और उनको पैसे की ज़रूरत है तो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी से वो पैसे ले सकते हैं। साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन फार्मर वेलफेयर है जो कि नेशनल एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है हमारे इंडिया में। कुछ और भी प्लेयर्स है जो कि इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है और हमारे यहाँ की मिनिस्ट्री है जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज यहाँ पे इंक्लूड है। हमारे यहाँ देख लेते हैं इंडिया में कि इमिशन का एग्रीकल्चर में क्या लेखा जोखा है। तो इंडिया में अगर हम लोग देखें तो एग्रीकल्चर साथ ही साथ लाइव स्टॉक जो है वो हमारे ग्रॉस नेशनल इमिशन का 18% है, जो कि थर्ड हाईएस्ट सेक्टर आप कह सकते हो एनर्जी और इंडस्ट्री के बाद। इट मीन्स कि एनर्जी फर्स्ट, सेकेंड में आपका इंडस्ट्री आता है, जिससे कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा इमिशन होता है और थर्ड नंबर पर एग्रीकल्चर है जो कि सबसे ज़्यादा इमिशन होता है। तो कोशिश यही किया जाएगा कि खेती को तो रोका नहीं जा सकता क्योंकि कृषि प्रधान देश है हमारे यहाँ, लेकिन हाँ इसको सस्टेनेबल ज़रूर बनाया जा सकता है, जिससे कि आगे आने वाले जनरेशन भी जो एग्रीकल्चर सेक्टर में इंक्लूड होंगे तो उनको किसी भी तरीके की परेशानी ना झेलना पड़े और ना ही हमारे इन्वायरमेंट को इससे कोई नुकसान हो। तो इसलिए सस्टेनेबल तरीके से इस्तेमाल करने के लिए और इसको यूज़ करने के लिए, तो इसमें से अगर हम लोग देखें तो मोर देन 85% जो इमिशन होता है एग्रीकल्चर में वो कैटल प्रोडक्शन से होता है, राइस कल्टीवेशन से होता है और मीट वगैरह का इस्तेमाल करने से होता है। साथ ही जो बचा हुआ 15% है वो दूसरे क्रॉप से और नाइट्रस ऑक्साइड से आते हैं, जो कि नाइट्रस ऑक्साइड आपका किससे इमिट होता है तो ज़रूरत से ज़्यादा फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने से होता है, या फिर ऐसे फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है। तो ये भी आप लोग समझ सकते हो। जो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिशन होता है इंडियन एग्रीकल्चर में वो कुछ स्टेट से होता है, जैसे जहाँ पे खेती बहुत ज़्यादा होता है, जैसे हरियाणा, पंजाब हो गया, यूपी, बिहार है, वेस्ट बंगाल है। तो ये 5 राज्य है जहाँ पे ग्रीन हाउस गैस एग्रीकल्चर से बहुत ज़्यादा इमिट होते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एग्रीकल्चर भी बहुत ज़्यादा होती है कि नहीं। तो कुछ और भी स्टेप देख लेते हैं जो कि सरकार के द्वारा लिया जा रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में इमिशन को कम करने के लिए। तो इंडिया का यहाँ पे नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, जो कि यहाँ पे 8 आपको कंट्री मिशंस में देखने को मिलेगा। इसका एम यही है कि एग्रीकल्चर मिशंस को टैकल करना है और हमारे फूड सिक्योरिटी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। ये पॉलिसी है 2015 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और इसमें नीम कोटिंग किया गया था यूरिया का, जो कि कंपलसरी रखा था, जिससे कि हमारी जो नाइट्रस ऑक्साइड की इमिशन है उसको कम किया जाए। तो नीम कोटेड यूरिया का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया था। फर्टिलाइज़र और यूरिया में क्या डिफरेंस है ये आप बता सकते हैं? फर्टिलाइज़र और यूरिया में क्या डिफरेंस है? क्यों हम लोग कहीं पे फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं और कहीं कहीं पे यूरिया यूज़ करते हैं? आप लोग घर में जब भी अगर गार्डनिंग वगैरह करते हो या फिर आपके घर में कोई भी पौधा वगैरह है, ठीक है, तो उसमें अगर आप देखो कि फर्टिलाइज़र डालते हो, मिक्स करते हो फर्टिलाइज़र, अगर फूल वगैरह की है पौधे तो उसमें आपको यूरिया मिलाना चाहिए। यूरिया मिलाने से क्या होता है ना कि फूल जो होते हैं ना वो जल्दी पकते हैं, जल्दी खिलते हैं और अपने साइज़ से बड़े बड़े खिलते हैं। कहीं कहीं आप गार्डनिंग देखते होंगे जहाँ पे फूल वगैरह बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, फ्रूट्स भी जो है बहुत जल्दी पक जाते हैं और बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, तो वो यूरिया का कमाल है। फर्टिलाइज़र क्या होता है? फर्टिलाइज़र का बस एक ही काम है कि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाना, यानी कि सॉइल अगर फर्टाइल नहीं है तो ऑब्वियस है कि आपका पौधा जो है वो सही तरीके से ग्रो नहीं हो पाएगा, टाइम पे ग्रो नहीं हो पाएगा, शायद उसमें फूल भी नहीं आए, शायद उसमें फल भी ना आए, ठीक है। तो फल फूल सब्जियां आने के लिए, उसके साइज को बड़ा करने के लिए और उसको अच्छी ग्रोथ के लिए यूरिया दिया जाता है, और सॉइल की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए फर्टिलाइज़र देते हैं, ठीक है। तो ये पौधे के लिए, फूल के लिए, सब्जियाँ के लिए और फलों के लिए होता है, और फर्टिलाइज़र हम लोग सॉइल के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है। सॉइल हेल्थ कार्ड लाया गया जिसमें कि किसानों को बताया जाएगा कि आप जिस
खेती में जिस मिट्टी में आप उगाते हो तो आपकी मिट्टी की क्वालिटी कितनी कैसी है, ये पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि जब भी हम लोग कोई भी तरीके का फूल पौधा लगाते हैं या फिर हम लोग वेजिटेशन कुछ भी करते हैं, तो उसमें क्या है ना कि सॉइल की क्वालिटी कैसी है वो जानना ज़रूरी है, जिसके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड लाया गया था। इंडिया में 2 लाख सोलर वाटर पंप इंस्टॉल किया गया है और 2.5 मिलियन जो है वो प्लान किया जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में पंप किया जाएगा, इंस्टॉल किया जाएगा, जिससे कि हमारा जो इमिशन है एनर्जी यूज़ का वो कम हो पाएगा। यानी कि एनर्जी यूज़ से इमिशन जो है अब कम हो पाएगा। इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे कंजप्शन होगा और सोलर वाटर पंप का ज़्यादा इस्तेमाल होगा। ग्रीन इंडिया मिशन भी है जो कि 2014 में लॉन्च किया गया था। इसका एम है कि ट्री कवर को बाय 5 मिलियन हेक्टेयर तक बढ़ाना है और जो क्वालिटी है अनदर 5 हेक्टेयर ऑफ एग्जिस्टिंग उसको 10 साल में कवर करना है। तो ये कुछ यहाँ पे प्रोजेक्ट है जो कि आपका लाया गया है। सरकार जो है ऐसे हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठी है, बहुत सारे काम भी उनके द्वारा किया जा रहा है, तो इस सारी चीज़ों को याद रखना है। तो ये सारी टॉपिक हो गई, हम लोग आज देख लिए कि कैसे। अच्छा, एक और यहाँ पे फिगर है, एक सेकेंड से। ये ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। राइस में देखिए बहुत ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा लाइव स्टॉक प्रोडक्ट में होता है जो कि 38.9% है। राइस में आपका 36% होता है। मीट वगैरह में 12% होता है। 3.2% आपका सीरियल्स में मीट होता है। 1.1% फ्रूट में होता है। पल्सेस में भी होता है। पोटैटो में बहुत कम होता है। तो ये किस किस तरीके का फील्ड में आप देखो कि एग्रीकल्चर सेक्टर्स में इमिशंस जो है कितना होता है। तो ये याद रखना है, क्या पता क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ जाए, आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाने या इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाने। तो सबसे ज़्यादा लाइव स्टॉक प्रोडक्ट है, उसके बाद आपका राइस है, उसके बाद आपका रुमिनेंट मीट वगैरह आता है, उसके बाद आपका अदर्स है, लेकिन फिर सीरियल आप ले सकते हो, फिर पल्सेस ले सकते हो, फिर फ्रूट्स ले सकते हो। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग एकदम फ्रेश चैप्टर के साथ स्टार्ट करते हैं, टॉपिक के साथ जो कि है पॉल्यूशन। तो बहुत तरीके की चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉल्यूशन, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन से रिलेटेड जितने भी टेक्नोलॉजी और जितनी भी टेक्निक हमने पढ़ा और कुछ न्यू मेथड भी हम लोग पढ़े, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं उसको फिर से वहीं पर समझाने की कोशिश करूँगी। और अगर लेसन अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट क्वेरी सजेशन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।